नाज़रीन, आप देख रहे हैं हल्कावार। मैं हूं आयशा जुल्फिकार और मैं शुमाइला चौधरी। हमारा आज का पहला हल्का NA 151 मुल्तान 4 है, जो 2018 में NA 157 4 था। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से तहरीक इंसाफ के टिकट पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन महमूद कुरैशी जीते थे, लेकिन 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में ये सीट पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने जीत ली थी। बिल्कुल आयशा, आपने ठीक कहा। बेशतर दही इलाकों पर मुश्तमिल NA 151 में छपरावाला, बुधला, सनत, कोटला, महारा, लोठड़, करपालपुर, बोहड़, नाईवाला, जलालाबाद, चट्ठा, गड़ियाला, कोठेवाला, शमाली और दीगर इलाके शामिल हैं। अहम आबादियों और बरादरियों में रां, डोगर, हाशमी, अराई, जट, सैयद, शेख, सहू, मलिक शामिल हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की कुल आबादी 8,79,112 है, जबकि 2018 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स 3,90,724 थे। मर्द 2,14,619 और खवातीन वोटर्स 1,76,105 थी। अहम मसाइल में आबपाशी, आबियाना समेत सेहत की सहूलतों के मसाइल शामिल हैं। टूटी फूटी सड़कें और जराइम की बढ़ती शरह भी तशवीशनाक है। NA 151 मुल्तान 4 के मसाइल से कुछ आगाही मुकामी वोटर से भी ले लेते हैं। तो बेरोज़गारी है, उसके बाद अब जैसे लोड शेडिंग है, उसके बाद गैस के मसाइल हैं, बिजली के यूनिट जो हैं वो महंगे हो गए हैं। यही बुनियादी मसाइल हैं ज़्यादातर। तरक्याती काम कोई नहीं किया जी उसने, ना बिजली, ना सुई गैस, ना कोई खंबा, ना कोई नाली, ना कोई गैस, कुछ भी नहीं है यहाँ। उसने कोई काम नहीं करा अली मूसा गिलानी ने, ठीक है ना कोई पानी, इसकी पानी की कमी है, ना कोई सड़कें हैं, काम कोई भी नहीं करवाया। जो भी आता है वोट लेके वो चले जाते हैं, इधर कोई चक्कर ही नहीं लगाता। कफाट होगा ना कुछ काम किए, बाकी किसी ने काम नहीं करवाया। सारो इतू जेरे वेले इलेक्शन जीत के वे ना वाल 5 साल इतना आंदे भी गए नहीं। हुन वो जिमें उन्होंने हुन फौत के नजर आना ही महीने हुन फौत के भी आने कुल्ला दे आने। मलिक अब्दुल गफार डोगर गरीब शख्स है, गरीब उम्मीदवार है MNA। इंशाल्लाह असा हुकू वोट देवने। फिल्टर कोई नहीं लगा, पानी वाला बड़ा मसाइल है। नाले स्कूल कोई नहीं, नाले गैस कोई नहीं। अली मूसा को असा फोन दिता ही वोट दिते पिछली दफा अली मूसा को जितवाया ही, ते उन्होंने होड़ आके सा कुछ शिकल दिखाई है वोटां के दौरान। हल्के के मसाइल से मुतल्लिक आपने जाना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2018 के इंतखाबी नताइज की। 2018 में NA 151 मुल्तान 4, NA 157 मुल्तान 4 था। यहाँ से तहरीक इंसाफ के जैन महमूद कुरैशी 77,373 वोट लेकर कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने 70,778 वोट लिए। मुस्लिम लीग नून के मलिक अब्दुल गफार डोगर को 62,082 वोट पड़े। हल्के में टर्न आउट 57% रहा। 2013 में मुल्तान 4 NA 248 मुल्तान 1 था और यहाँ से कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफार डोगर, जिन्हें 81,830 वोट मिले थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने 64,763 वोट लिए। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी रहे। अली मूसा गिलानी को 49,918 वोट मिले थे। टर्न आउट 58% रहा था। 2022 के ज़िमनी इंतखाब में हल्के से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने 1,07,708 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। जैन महमूद कुरैशी की बहन मेहरबानो कुरैशी को PTI के टिकट पर 82,352 वोट पड़े। 2013 से 2022 तक होने वाले 3 इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी तीनों बड़ी जमातों के उम्मीदवार जीते, यानी हल्के में तीनों बड़ी जमातों की हिमायत मौजूद है, इसलिए ये एक ओपन हल्का है। हमारे साथ मौजूद हैं हल्के से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी। उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली मूसा गिलानी आपका। ये बताइएगा कि इलेक्शन 2024 के लिए अपनी तैयारियां कहाँ देख रहे हैं आप? हल्के के हवाले से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, तैयारी के हवाले से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मकबूल जमात इस हवाले से है कि वो आवाम की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, फेयर प्ले की बात करती है। वो ये कहती है कि तमाम लोग जो हैं वो मैदान में आएँ,
वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरह और उनके उम्मीदवारों की तरह रो नहीं रही। वो ये नहीं कह रही कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन ना लड़े, उनको बंद कर दिया जाए, उनको मैदान से उनको खाली मैदान मिला जाए। मैं तो यही कहूँगा कि ये एक फाउल प्ले है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, अगर वो अपने आप को मजबूत समझती है तो मैं समझता हूँ कि उनको एक मुकाबला करना चाहिए मैदान के अंदर। इस वक्त जितने भी शहरों की पोजीशन है, जो मेरे हल्के में शहर है, देहातों की पोजीशन और होती है। देहातों में लोगों के मसाइल डिफरेंट होते हैं। देहातों में लोग हमारे से खाले की वजह से, ग्रुपिंग की वजह से उनकी ग्रुपिंग का डिफरेंट मसला है। लेकिन शहरों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर लोग दरवाज़े बंद कर रहे हैं। उनके ऊपर लोग मैं ये कहता रहता हूँ हर तकरीरों में भी कि वो क्या तुझको जहाँ वाले सितमगर नहीं कहते, कहते तो हैं लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते। उनके साथ ये हालात हो रहे हैं। अली मूसा गिलानी साहब, ये बताइएगा कि अपने मद्दे मुकाबिल किसे देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो एक्टिव नहीं हैं, वो नहीं आ रहे मैदान में। उनकी जो जमात है वो खामोश बैठी है, उनकी जमात खामोश बैठी है। उनकी जो वर्कर्स हैं वो खामोश बैठे हैं। सियासी कारकुनान हैं जो कि एक पॉलिटिक्स के अंदर यकीन रखते हैं, उनको मैदान में आना चाहिए। और इलेक्शन का जो एक प्रोग्राम है, मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त तक अभी तक उस तरह का टेम्पो इलेक्शन का नहीं बना, क्योंकि लोग शायद इसका शिकार हैं कि शायद इलेक्शन ना हो। लेकिन हम उनको ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मेक श्योर करेगी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। अच्छा, आप यहाँ से MNA रहे हैं, मुख्तसर अरसे में अपने हल्के में क्या अवामी खिदमात अंजाम दी हैं? देखें, 6 से 7 माह के अंदर जो मैं यहाँ से मुंतखब हुआ, वहाँ पर एक ये मुल्क एक आइनी बहरान, एक इंतज़ामी बहरान और एक फाइनेंशियल बहरान से गुजर रहा था। मैं मुंतखब हुआ, इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत तोड़ दी। अगर हम कुछ काम करना भी चाहें, कोई वफाक के फ़ंड पंजाब के अंदर देना भी चाहें, तो पंजाब के जितने भी महकमे थे वो गैर फाल हो चुके थे। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी थी, इलेक्शन कमीशन ने काम रोक दिए थे, जिस वजह से 6 माह या 7 माह के अंदर कोई काम नहीं हो सका। अगर मैं चाहता भी तो काम इसलिए नहीं हो सकते थे क्योंकि पंजाब हुकूमत फाल ही नहीं थी। केयर टेकर सेटअप आ चुका था। केयर टेकर सेटअप की आने की वजह से जितने भी तरक्याती काम थे वो रुक चुके थे। हमारे देहात के लोगों के यही मसाइल होते हैं। आज जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर से मैं शो कर रहा हूँ आपका, वहाँ पर भी लोगों के यही मसाइल हैं जिनको मैं उनको बताऊंगा सारी ज़िंदगी से कि हमारे साथ है। जो वफ़ा है, वफ़ा की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वफ़ा के आगे काम मायने नहीं रखते। ये लोग मेरे साथ, हमारे ख़ानदान के साथ, मेरे वालिद के साथ हम वो यहाँ से चलते आ रहे हैं। हम इनके दुख सुख में शरीक होते हैं, तो इनके साथ एक हमारा रिश्ता है, इनके बच्चों से हमारा रिश्ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कामों को ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि 6-7 महीने में तो कुछ काम हो भी नहीं सकते थे। लेकिन इन लोगों का मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब तहरीक इंसाफ की पंजाब की हुकूमत थी, इमरान खान का एक हवा था, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी थी, बेटी का बड़ा एहतराम होता है, तो उस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ बुरी शिकस्त से हारी। ठीक है, पीपल्स पार्टी रहनुमा अली मूसा गिलानी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो इलेक्शन 2024 के लिए यहाँ से साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहर बानो के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला समाअतों में है। तहरीक इंसाफ के पास जैन कुरैशी के मुतबादिल उम्मीदवार कौन हैं? अगर तहरीक इंसाफ का कोई मौजू उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरता तो क्या यहाँ से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ मुल्तान के ब्यूरो चीफ यासिर मजीद। अच्छा यासिर, बताइएगा NA 151 से कौन कौन किस किस जमात का उम्मीदवार है? 2024 के आम इंतखाबात में NA 151 में 12 उम्मीदवार सामने आए हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल गफ़ार डोगर और उनके कवरिंग कैंडिडेट हैं अब्दुल गफ़ार डोगर के भाई जुल्फ़कार अली डोगर। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर राना महमूदुल हसन ने भी इसी हल्के से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं।
राना इकबाल सिराज, जिनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, वो भी इस हलके में अब MNA के उम्मीदवार होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए थे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी जो कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यहाँ पर MNA भी मुंतखब हुए थे, और शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी। लेकिन इन तीनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी RO की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए थे और अब इनका केस अपील में है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस पर जल्द अपना फ़ैसला करेंगे, जिसके बाद ये वाज़े होगा कि तहरीक इंसाफ का कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर है, और अगर उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट होते हैं अपील में भी, तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आएगा। यासिर, गुज़श्ता 10 सालों में यहाँ से जीतने वाले उम्मीदवारों की हलके में अवामी कारकर्दगी कैसी रही? अब बहुत सारे हलके के जो इलाके हैं वो हमने घूमे हैं, वहाँ लोगों से बातचीत की है, तो लोगों की एक ही शिकायत सामने आई कि जो साफ़ पानी है और जो सीवरेज का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो देही इलाके हैं वहाँ पर गलियों के अंदर पानी खड़ा हुआ हमें नज़र आया। तो ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और लोगों की शिकायत सामने है। लोग इस दफ़ा ये कह रहे हैं कि हम उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो उनके ये बुनियादी मसाइल हल करने में उनकी मदद करेंगे, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अगर ये बुनियादी मसाइल कोई एक उम्मीदवार उनके हल करने में नाकाम रहता है तो लोग लाजमी तौर पर उसको रिजेक्ट करेंगे। अब लोगों के मसाइल कौन सा उम्मीदवार हल करेगा ये तो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो वादे हैं वो इसी बुनियाद पर कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश की जाएगी। पिछले टेन्योर के दौरान यहाँ पर हमने देखा है कि कोई बड़ा स्कूल नया नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, तो जो पुराने डिस्पेंसरीज़ हैं, जो पुराने रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, उन्हीं के ज़रिए काम चलाया जा रहा था। लोगों को वहाँ दही इलाकों से यहाँ मुल्तान के जो निश्तर हॉस्पिटल है वहाँ आना पड़ता था। तो ये मसाइल लोगों को काफ़ी अरसे से यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में लोगों को जो उम्मीदवार हैं उनको लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए काफ़ी ज़्यादा तगोदो करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया यासिर मजीद आपका। तो NA 151 मुल्तान 4 का अहवाल आपने जाना। आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। 2018 के इंतखाबात में NA 69 गुजरात 2 और नई हल्का बंदियों में NA 64 गुजरात 3 हमारा आज का दूसरा हल्का है। गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने काफ लीग के टिकट पर भारी लीड से कामयाबी हासिल की थी। ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ से चौधरी मोनिस इलाही कामयाब हुए थे। गुजरात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत शादीवाल, कुंजा, मंगोवाल, समा के इलाके NA 64 की हुदूद में शामिल हैं। हल्के की आबादी 8,19,831 है। जट, मिर्जा, वड़ाइच, कश्मीरी, बट और मुगल अहम बरादरियां हैं। NA 64 गुजरात 2 में शरह ख़्वानदगी 64% है। 2018 में वोटर्स की कुल तादाद 4,67,368 थी, जिनमें मर्द वोटर्स 2,55,324 और ख़वातीन वोटर्स 2,13,858 थी। NA 64 गुजरात 3 के वोटर्स को सफाई के नाक़िस इंतजामात, गंदगी के ढेर, तजावज़ात, पुरानी गैस पाइपलाइंस की तब्दीली, फ्लाईओवर मंसूबों में ताख़ीर समेत बहुत से मसाइल का सामना है। सीवरेज सिस्टम की बुरी हालत, बेहंगम ट्रैफिक भी अवामी मसाइल में अहम हैं। वैसे गुज़श्ता 5 साला दौर में हल्के में तरक्याती काम भी काफ़ी बड़ी तादाद में हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मसाइल से कुछ आगाही NA 64 के वोटर से भी ले लेते हैं। ये छोटा सा शहर गुजरात जो है इस वक्त मसाइलिस्तान का गढ़ बना हुआ है। तो आप इस वक्त जहाँ पर आप खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सालों से ये सड़क जो है ये टूट का शिकार है, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में लोगों को जो है वो एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसके अंदर लोगों की टांगें टूट चुकी हैं, बाजू टूट चुके हैं। अभी भी आप देख रहे थे कि एम्बुलेंस पे जो है ये मरीज़ को लेकर गए हैं, यहाँ से एक्सीडेंट हुआ है। ये साथ सर्विस फैक्ट्री है, यहाँ से छुट्टी होती है तो रॉन्ग साइड पे गाड़ियाँ जो है ना वो गुजरते हुए यहाँ पर एक्सीडेंट कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बारहा हमने अखबारात के अंदर और एप्लीकेशन देकर मुख्तलिफ इदारों को कहा है कि इसकी मरम्मत की जाए, लेकिन वो ये मरम्मत करने में कामयाब नहीं हो सके। कहते हैं जी हमारे पास फ़ंड नहीं है। अदरवाइज़ बहुत सारी अल्ले तल्लों के अंदर जो है ना वो गवर्नमेंट पैसे खर्च कर देती है, लेकिन जो अहम छोटे छोटे मसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती। जेड़ा सीवरेज पैप वाली जो कि 2 ही पड़े हुए हैं,
लेकिन इसकी लाइनें नहीं बिछाई गई। शादमान में 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, जिस वजह से लोग परेशान रहते हैं, बहुत मसाइल हैं। और जो इन्होंने बैरल वगैरह लगाए हुए हैं, इसका कोई सद्देबाब नहीं है। चोरी डकैती आम हो गई है इस इलाके में। इधर तकरीबन 2 साल से इसी तरह मतलब मसला बना हुआ है। रोड टूटा फूटा है। सर्विस मोड़ पे जो है वो फ्लाईओवर का काम है, उधर भी रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन इधर जो ही बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं फिसलन की वजह से मोटरसाइकिलों में। और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे जाते हैं उन्हें बहुत इधर मसला आता है। इधर दुकानदार बहुत परेशान है मट्टी धूल की वजह से। इधर जितने भी मतलब खाने पीने के कारोबार हैं वो मुतासर हुए पड़े हैं। तो हमारी इंतज़ाम बाला से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इधर ये मतलब काम मुकम्मल किया जाए और ताकि लोगों के मसले हल हो सकें। सर जी ये जो गुजरात के छोटे छोटे टोटे ने, सिर्फ छोटे छोटे 500 मीटर देने या 200 मीटर देने, 300 मीटर देने। ये साढ़े सिर्फ एक वजीर की MPA की MNA की तनख्वाह है ना, वो सिर्फ इन्होंने रोडां दा ला दी जाए ना, तो मैम के हस्पताल का आउटपुट या इनपुट वे लियो कि किन्ने एक्सीडेंट घट होए। सिर्फ साढ़े ਜਿਹੜਾ काम ने वो कहते हैं कि असी ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ कोई फड़िए कोई आर्डर शार्डर, छोटे छोटे काम ने, सिर्फ छोटे छोटे। इन्हों के तुम बजरी सिमट जिन्हें भी मुख्तलिफ मकामात न, सिर्फ थोड़े थोड़े काम ने। तुम करके बराए मेहरबानी कोई अपनी इंसानियत कोई अपनी शफकत करो। जिन्हें इंसानियत नहीं रहम करना उन्हें किंदे करना है, वो कोई नहीं बंदा है किसी किस्म का। मसाइल आपने जाने, अब हल्के की इंतखाबी तारीख पर बात करते हैं। 2018 में NH 64 NA 69 था। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही ने 71,000 वोटों से मुस्लिम लीग नून के मुबश्शिर हुसैन को शिकस्त दी। मुबश्शिर हुसैन ने 49,366 वोट हासिल किए। हल्के से तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार राजा सलामत अली को 27,815 वोट मिले। परवेज इलाही के कौमी असम्बली की सीट छोड़ने पर यहाँ ज़िमनी इंतखाबात में काफ लीग के चौधरी मोनस इलाही ने 66,222 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून के इमरान जफर को 14,995 वोट मिले। 2018 के इंतखाबात में टर्न आउट 47, जबकि ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 21% रहा। 2013 में भी यहाँ से परवेज इलाही 78,171 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि नून लीग के चौधरी मुबश्शिर हुसैन को 64,796 वोट पड़े थे। PTI के उम्मीदवार अफजल गोंदल ने 40,096 वोट लिए थे। टर्न आउट 52% था। गुज़श्ता कई दहाइयों से चौधरी बरादरान गुजरात की सियासत का मरकज़ो महवर रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ बदलाव है। 2022 में तहरीके अदम इत्माद के वक्त चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात ताहाल बरकरार हैं। इलेक्शन 2024 के लिए कागजाते नामजदगी की जांच के दौरान इलेक्शन कमीशन चौधरी परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही, बेटे मोनस इलाही के कागजाते नामजदगी मुस्तरद कर चुका है। फिलहाल मामला अपीलों में है। NH 64 से मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन और मुस्लिम लीग नून के मुबश्शिर हुसैन के कागजाते नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। हल्के की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं सुनो न्यूज़ गुजरात के रिपोर्टर अब्दुल सलाम से। अब्दुल सलाम बताएगा कि NH 64 से कौन कौन उम्मीदवार है? जी NH 64 की बात करूं तो NH 64 में 15 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मैदान में उतरे हैं, जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हुए हैं। इसके अलावा ज़िला भर में 300 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। गुजरात NH 64 की बात करूं तो यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही और उनके अपने रिश्तेदार हैं चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शुजात के साहबजादे हैं, उनमें कांटेदार मुकाबला जो है NH 64 में मुतवक्को किया जा रहा है। और दोनों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन जो है चौधरी सालिक हुसैन की जानिब से वो भरपूर की जा रही है। सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं वो उनके साथ दीगर जो परवेज़ इलाही के लोग थे वो भी उनके साथ सियासी वाबस्तगियाँ करने में इस वक्त जो है वो हो चुके हुए हैं, उनके साथ चलने का आज़म कर रहे हैं लोग भी। NH 64 की अगर मज़ीद बात करूँ तो NH 64 में चौधरी सालिक जो है उनके साथ मुस्लिम लीग नून की भी सीट एडजस्टमेंट जो है मुतवक्के है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो है चौधरी परवेज़ इलाही और सालिक हुसैन के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है मुतवक्को देखने में आ रहा है। ना ही पीपल्स पार्टी उस तरह जो है अपनी सियासी
सरगर्मियाँ कर रही है और ना ही मुस्लिम लीग नून के कोई उम्मीदवार जो है सियासी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। जब इलेक्शन का ऐलान हुआ था तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान थे वो PP सतह पर और NA सतह पर NA 64 पर वो सियासी सरगर्मियाँ करते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर जैसे ही मुस्लिम लीग नून की मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हुई तो वहीं पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो तर्क कर दी थी, जिस पर कहा जा रहा है हल्के में भी ये चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि मुस्लिम लीग नून अब मुस्लिम लीग काफ को सपोर्ट करेगी। अगर 2018 के इलेक्शन की बात करूँ तो 2018 में मुस्लिम लीग काफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई। मुस्लिम लीग काफ में मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है मुखालिफ इलेक्शन लड़ेगी। अब देखना यह है कि इन दोनों उम्मीदवारों में जो है 8 फरवरी को सियासी मैदान में फतह किसे होगी। अच्छा, क्या चौधरी बरादरान के वोट तकसीम होने का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुबशिर हुसैन को होगा? जी बिल्कुल, चौधरी बरादरान के जो है वो वोट तकसीम मुस्लिम लीग नून के साथ हो सकते हैं, मगर मुस्लिम लीग नून इस बार जो है मुस्लिम लीग काफ की हमायत करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून का जो एज हासिल है वो चौधरी सालक हुसैन को होगा और उनके वोट भी चौधरी सालक हुसैन को पड़ेंगे। मगर ये जो सीट है एडजस्टमेंट है वो कुछ चंद ही सीटों पर मुतवक्को की जा रही है कि सीट एडजस्टमेंट होगी। वहीं पर मुस्लिम लीग नून अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो ये वोट जो है वो तकसीम हो सकते हैं। मगर चौधरी मुबशिर हुसैन 2018 के बाद उन्होंने अपनी वैसे तो सियासी सरगर्मियां नहीं रखी थी, मगर उनके मुकाबले में उनकी जगह पर जो है अलीमुद्दीन वड़ाइच जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, मगर उस तरह वो सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जो सियासी जो उनकी कंपेन है वो उस तरह नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो सालक हुसैन है उनको आज हासिल है। दूसरी जानिब अगर बात करूँ मुस्लिम लीग नून के स्टांस के हवाले से तो जैसे आपको पहले बताया कि मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट हो जाती है मुस्लिम लीग काफ की, जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान और सपोर्टरान है वो काफ़ी इस हल्के में मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम हमेशा अपोजिशन का किरदार ही अदा करते रहेंगे इस ज़िले में, जिसकी वजह से उनके काफ़ी जो है वो बैक फुट पे चले गए हैं। चौधरी सालक हुसैन जो है मुस्लिम लीग नून के अब उम्मीदवार होंगे, तो इसकी वजह से चौधरी मुस्लिम लीग नून के वोट भी उनको ही पड़ेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं परवेज़ लाही उनको टफ टाइम देने में ये मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हासिल होगी NA 64 में। बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम आपका। तो NA 64 गुजरात 2 का ये हल्का चौधरी खानदान में पड़ने वाली दरार की वजह से काफ़ी अहम हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी इरशाद आरिफ साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी खानदान में इख्तिलाफात की सूरत में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है, गुजरात की इंतखाबी सियासत पर ये किस तरह असरअंदाज हो सकती है? फैसला करना था कि PDM की तरफ जाना है या PTI की तरफ रहना है, तो चौधरी शुजात साहब और परवेज़ लाही का फैसला यही था कि हमने एक ही साइड पे जाना है, फैसला करके जाना है। लेकिन सालिक हुसैन वो पहले शख्स थे जिन्होंने वाले से कहा कि जी अब हमें अलग होके अपनी सियासत करनी पड़ेगी, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, वरना तो ये सारा जो हमारा सियासी असासा है वो परवेज़ लाही ख़ानदान को मुंतकिल हो जाएगा। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी जब चौधरी शुजात हुसैन साहब मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने गए थे और मुझे एक दोस्त ने बताया कि वहाँ वो परवेज़ लाही के बारे में कोई बात करने नहीं गए थे और उनकी वजारत आला की बात उन्होंने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि छोड़ें परवेज़ लाही जाने, आप जाने, मैं तो बात करने आया हूँ सालिक हुसैन के बारे में, तो उसको वजारत अगले सेटअप में मिलनी चाहिए। और फिर वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद परवेज़ लाही साहब और शुजात साहब के रास्ते अलग अलग हो गए। अब वहाँ सालिक हुसैन साहब या शुजात साहब का कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है। शुजात साहब तो पिछले 10-15 साल से इनएक्टिव हैं। वजाहत साहब का जो मामला है वो भी थोड़ा सा डामाडोल है क्योंकि उनकी शोहरत जिस किस्म की है। तो परवेज़ लाही, चौधरी परवेज़ लाही ने वहाँ काम किए हैं। चौधरी परवेज़ लाही ही समझे जाते थे और वही फाल होते थे, तो इसलिए अगर तो परवेज़ लाही ख़ानदान सियासत से आउट कर दिया जाता है, यानी इंतखाबी सियासत से उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं, वो मंजूर नहीं होते, तो फिर तो ज़ाहिर है एक बिला मुकाबला कैफियत होगी। और सालिक हुसैन क्योंकि रेवड़ियाँ जब बढ़ती हैं और अपने में बांटी जा रही हूँ तो उसमें फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर मुकाबला हो चौधरी ख़ानदान का बाहमी, तो उसका एक तो ये होगा कि परवेज़ लाही साहब का पलड़ा भारी होगा, लेकिन इस मुकाबले में ये भी हो सकता है कि इन दोनों के, यानी चौधरी ख़ानदान के जो मुखालिफिन हैं वो पगों वाले भी हैं, वो नवाबजादे भी हैं, वो दूसरे जो हैं
रज़ा वगैरह वो भी हैं, फिर उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये ख़ानदान सियासी साथ हो बैठेगा। इरशाद आरिफ साहब, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में एडजस्टमेंट की खबरें हैं। चौधरी सालिक की तरफ से तरदीद भी की गई है, असल हकीकत क्या है? असल में चौधरी सालिक साहब और चौधरी परवेज़ शुजात हुसैन साहब का मामला ये है कि देखिए, मैं जिस तरह पहले कह चुका हूँ कि इनका कोई बहुत ज़्यादा वहाँ काम नहीं है, तो अब वो मोहताज हैं मुस्लिम लीग नून के। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए मसला ये है कि वो नवाज़ गज़नफ़र को कैसे इग्नोर करें, वो जो रज़ा ख़ानदान है उसको कैसे इग्नोर करें, बाकी जो लोग हैं वहाँ मुस्लिम लीग के पुराने कारकुन और टिकट होल्डर उसको इग्नोर करके इनको कैसे अकोमोडेट करें। किसी एक सीट पर तो हो सकता है कि एडजस्टमेंट मियां नवाज शरीफ साहब कर लें, जिसके इम्कान मुझे भी कोई ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आते, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक माजी है और एक तजर्बा है। मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी नहीं चाहते कि जब उनका इक़्तिदार उनको प्लेट में रख कर पेश किया जा रहा हो तो उसमें कोई उनके साथ शरीक हो या आगे चल के वो उनके लिए मसाइल पैदा कर सके, क्योंकि अपने इत्तेहादियों का उनको माजी का बहुत तवील तजर्बा है कि वो जब भी मौका मिलता है वो पीठ में खंजर घोंपते हैं और किसी के इशारे पर अलग होकर मुश्किलात पैदा करते हैं, वफा नहीं करते। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा मोहताद हैं, दूध के जले हैं, वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। तो उस सूरत में वो वहाँ सालिक हुसैन को अकोमोडेट करेंगे, किसी अखलाकी बुनियाद पर नहीं करेंगे या इस बुनियाद पर कि जी वो 16 महीने तक साथ देते रहें वफादारी। वो तो सिर्फ उस सूरत में करेंगे कि वहाँ उनको कोई मजबूर कर दिया जाए या वो मजबूर हो जाएं कि उसके बगैर उनका काम ना चलता हो, तो फिर शायद वो एडजस्टमेंट कर लें, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। इरशाद आरिफ साहब, मुस्लिम लीग नून 2008 और 2013 में यहाँ से कामयाब होती आई है, इस पर क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? देखिए, नवाब गज़नफ़र अली खान हो या वो रज़ा ख़ानदान हो, ये एक मजबूत ख़ानदान है और दूसरी जो एक सीट है रज़ा वाली वो तो जीते थे, आबिद रज़ा हैं गालिबन उनका नाम, वो तो इलेक्शन जीते थे। तो मुस्लिम लीग की पोजीशन वहाँ कमज़ोर नहीं है। मैं इसी बेस पर तो कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग की जब मजबूत कैंडिडेट उनके पास मौजूद है तो वो सालिक हुसैन को मौका क्यों देंगे। वो तो उसी सूरत में उसी जगह पे किसी को अकोमोडेट कर सकते हैं जहाँ उनके अपने मजबूत कैंडिडेट मौजूद ना हों या उनको कोई मजबूरी ना हो। तो अगर वो उनके पास मजबूत ख़ानदान, मजबूत धड़े, मजबूत कैंडिडेट मौजूद हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब आपका। तो नाज़रीन, NH-64 गुजरात 3 में जीत का ताज किसके सर सजेगा ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि NH-64 में लगने वाला इंतखाबी दंगल हैरान कुन नताइज भी दे सकता है। अगले हल्के पर जाने से पहले एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हल्का वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा आज का तीसरा हल्का NA-136 ओकाड़ा 2 जो 2018 के इलेक्शन में NA-142 था और यहाँ से कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रियाजुल हक जज। NA-136 पर बात करने से पहले कुछ बात ओकाड़ा की भी कर लें। 200 साल कबल ओकाड़ा एक जंगल था और आज एक भरपूर ज़रई शहर है जिसके मशरिक में दरियाए सतलुज और मगरिब में दरियाए रावी बहता है। गंदुम, मकई, टमाटर, चावल, कपास, आम और माल्टे की काश्त के लिए मशहूर शहर अदबी लिहाज से भी ज़रखेज़ है। अली अकबर नातिक और सैयद गुलजार हुसैन जैसे ज़बानो बयान के असातिज़ा के अलावा राव सिकंदर इकबाल, मंजूर वट्टू, समसाम बुखारी, मोइनुद्दीन लखवी जैसी अहम शख्सियात भी उनका ताल्लुक ओकाड़ा से है। हल्के में अहम मसाइल की बात करें तो नामुकम्मल मेडिकल कॉलेज, टूटी फूटी सड़कें, आबियाना और ज़रात के मसाइल, तजावज़ात, थाना, कचहरी, लड़ाई झगड़े बड़े मसाइल हैं। नई हल्का बंदियों के मुताबिक NA-136 की हुदूद में ओकाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चार्ज नंबर्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 शामिल हैं। ओकाड़ा कैंट और ओकाड़ा सिटी के कानो-गो हल्के और ओकाड़ा तहसील जुज़वी तौर पर शामिल हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की कुल आबादी 9,262,000 है। 2018 में यहाँ वोटर्स की मजमूई तादाद 4,21,873 थी।
जिनमें मर्द वोटर्स 2,31,195 और खवातीन वोटर्स 1,90,678 थी। 2018 में उकाड़ा का ये हल्का NA 142 था और यहाँ से नून लीग के नामजद उम्मीदवार चौधरी रियाजुल हक जज 1,40,733 वोट लेकर MNA मुंतखब हुए। दूसरे नंबर पर PTI के राव हसन सिकंदर रहे। राव हसन सिकंदर ने 76,592 वोट हासिल किए। 2013 में हल्के से मुस्लिम लीग नून के आरिफ चौधरी 1,03,382 वोट लेकर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी की शफीका राव सिकंदर को 36,723 वोट पड़े और तहरीक इंसाफ के राव खालिद ने 18,933 वोट लिए। टर्न आउट 59% रहा। 2015 में जाली डिग्री की बुनियाद पर लीगी रुकन आरिफ चौधरी को नाअहल करार दिया गया। ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार चौधरी रियाजुल हक जज ने 85,714 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PMLN के अली आरिफ चौधरी 45,199 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्के में वोटिंग टर्न आउट 51% रहा। रियाजुल हक जज ज़िमनी इंतखाब जीतकर बरसरे इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और ताहाल मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। अहम बात, माजी में यहाँ से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार भी कामयाब होते रहे हैं। NA 136 को हम इलेक्टेबल्स का हल्का भी कह सकते हैं। इलेक्शन 2024 के लिए यहाँ से रियाजुल हक जज मुस्लिम लीग नून के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं, जबकि मुकाबले में साबिक MNA राव सिकंदर इकबाल के बेटे राव हसन सिकंदर हैं। तवक्को है कि राव हसन सिकंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मजीद उम्मीदवार भी सामने आए हैं, लेकिन NA 136 में मुकाबला 1-on-1 ही मुतवक्के है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ ओकाड़ा के नुमाइंदे सलमान चौधरी। सलमान, NA 136 ओकाड़ा 2 में सियासी जमातों और उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर ओकाड़ा की बात की जाए, ओकाड़ा के NA 136 के इलाका में जो आबादी है वो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा आबादी है। और अगर इसकी बात की जाए हमें, तो हम इसको देखते हैं कि उकाड़े की जो NA 136 का इलाका है उसमें देहाती इलाका ज़्यादा है, वो 60% है तकरीबन। उसमें 3R के और 4L के जो गांव हैं वो इसमें शामिल हैं और भी देहाती इलाका इसमें शामिल है। अगर हम इसमें देखें तो जो साबका MNA है मुस्लिम लीग नून के रियाजुल हक जज, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर देखते हैं तो हमें साबका MNA जो हैं वो सजादुल हसन साहब जो हैं वो इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। और अगर जमात इस्लामी की बात करते हैं तो जमात इस्लामी की तरफ से डॉक्टर बाबर रशीद हैं, वो हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। और इसमें जो पाकिस्तान की पार्टी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान में एक बड़ी पार्टी है, अगर उसकी बात करते हैं तो उस हवाले से अगर हम देखें तो उकाड़ा की जो यहाँ पर 3 से 4 कैंडिडेट हैं, जिनमें राव हसन सिकंदर हैं, चौधरी सलीम सादिक हैं और मार स्तार हैं, चौधरी अब्दुल्ला ताहिर हैं। इन्होंने नामजदगी के लिए कागजात जमा करवा रखे हैं और अभी इसका जो पार्टी का जो है उनकी तरफ से कोई टिकट का ऐलान नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो अभी हमें नजर नहीं आ रहे, सियासी सरगर्मियां नजर नहीं आ रही। अच्छा सलमान, माजी में पीपल्स पार्टी भी यहाँ से जीतती रही है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मुसलसल सुकड़ रहा है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, माजी में जो कई बार यहाँ से पीपल्स पार्टी ने जीते हैं और यहाँ पर मिनिस्टर्स भी रहे हैं, बल्कि जो अगर बात की जाए हमें माजी की तो बेनज़ीर ने यहाँ पर शहीद मोहतरमा ने उकाड़ा को मिनी लाड़काना कहा था। इस कदर मजबूत थी पीपल्स पार्टी यहाँ पर। और यहाँ पर जो राव सिकंदर इकबाल थे वो कई बार यहाँ से जीते और वो मिनिस्टर भी रहे। इसी तरह अशरफ खान सोना यहाँ से मिनिस्टर रहे। इसी तरह राना कराम रबानी थे, वो भी यहाँ से मिनिस्टर रहे। इसके बाद जब अपना राव सिकंदर ने इस पार्टियाटिक ग्रुप जो बनाया, उसके बाद जो काफ लीग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके इवज जो आने वाले थे सजादुल हसन, तब उन्होंने यहाँ से उकाड़ा से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस दौरान जो है वो बीबी शहीद जो है वो यहाँ से शहीद हो गई थी। उनकी शहादत के बाद का ये इलेक्शन था। तब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उकाड़ा में अरूज मिला, उकाड़ा में मिनी लाड़काना ही रहा। लेकिन उसके बाद जब जरदारी अपना आसिफ अली जरदारी को मौका मिला, वो सदर बने, तब थोड़ी सी पॉलिसीज चेंज हो गई। पॉलिसी चेंज होने की वजह से उकाड़ा क्या पूरे पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक था वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। अब भी उकाड़ा में यही सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन अगर बात की जाए 2024 के इलेक्शन की, तो अब हमें जो है वो बिलावल भुट्टो यहाँ पर नजर आते हैं।
बिलावल भुट्टो की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो यूथ को, जो आने वाली जो नस्ल है, इसको कैसे वो अपनी तरफ माइल करते हैं और कैसे वो अपना सिनेरियो बताते हैं। अगर उसमें वो बताने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद मुमकिन है कि उकाड़ा दोबारा मिनी लाड़काना बन सके। अच्छा सलमान चौधरी, ये भी बताइएगा कि पीटीआई उम्मीदवार राव हसन सिकंदर के वालिद राव सिकंदर इकबाल कई बार यहाँ से मुंतखब हुए और वजीर भी रहे। राव हसन पार्लिमानी सियासत में क्या अपने वालिद की जगह ले सकेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए राव सिकंदर इकबाल की तो उन्होंने उकाड़ा के लिए बहुत सारे तरक्याती काम किए। वो एक बड़ा नाम थे पाकिस्तान की सियासत का, और अगर उनके तरक्याती काम की बात की जाए तो उन्होंने उकाड़ा के लिए बाईपास और उकाड़ा यूनिवर्सिटी और कैडेट कॉलेज, इसके अलावा भी बहुत सारे तरक्याती काम जो हैं उन्होंने किए। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद जो है उनकी ख़ानदानी इश्यूज़ बने, जिसकी वजह से जो उनकी अहलिया थी शफीका सिकंदर, वो इलेक्शन हार गई। उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने के बाद राव हसन सिकंदर ने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो भी इस इलेक्शन को हार गए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि वो उनके वालिद के किए हुए तरक्याती काम वो आवाम को बताने में नाकाम रहे और आवाम को इस बात का शऊर ना दे सके कि उन्होंने कौन कौन से उकाड़ा में काम किए हैं, और वो डेरादारी भी ना चला सके, और बहुत सारी उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से और अदम तवज्जो की वजह से जो है वो आवाम से दूर रहे, जिसकी वजह से वो अपना वोट बैंक जो है वो उस तरह का ना बना सके जिस तरह का उनके वालिद का था। अगर इस हवाले से हम बात करते हैं तो यहाँ पर राजपूत बरादरी और राई बरादरी के अलावा भी बरादरीज हैं, लेकिन उनको राजपूत बरादरी का तो वोट मिल जाता है लेकिन दूसरी बरादरी का वोट नहीं मिलता। लेकिन इस बार जो राव हसन सिकंदर पीटीआई की तरफ से जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जैसे उनको पहले भी टिकट मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन वो जीत नहीं सके थे, अगर इस बार उन्हें टिकट मिलता है तो उन्हें अपनी बरादरी के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वोट बैंक मिलेगा। सलमान चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रियाजुल हक जज साहब। उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। रियाजुल हक जज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा क्या प्लान लेकर आ रही हैं इस बार इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया। एहसान अजीम है रब कायनात का, तमाम जहानों का पैदा करने वाला और मालिक। प्लान के बारे में आपने पूछा, 2015 में आपको इल्म होगा मैंने पहला आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। ये इलेक्शन था 11 अक्टूबर 2015 को। तालीम, सेहत और रोज़गार, ये मेरा मंशूर था 2015 में। 2018 में भी इसी मंशूर के तहत मैंने इलेक्शन लड़ा। ऐड किया साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, और इस मरतबा भी 2024 में भी इंशाअल्लाह ताला तालीम, सेहत, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी। इसी प्लान के तहत ये मेरा मंशूर का हिस्सा है, जिसके तहत मैं इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, और अपने अवाम के लिए, अपने शहर के लिए, अपने शहर के बुज़ुर्गों के लिए, माओ बहनों के लिए, और सबसे बढ़कर हमारी नौजवान नस्ल के लिए अपने मंशूर पर अमल की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी बताइए कि बदलते हुए सियासी मंजरनामे में राव हसन सिकंदर को अपने लिए आप किस हद तक चैलेंज समझते हैं? हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। ये बदलते हुए सियासी मंजर में हमारा जो बैगेज हम पे है महंगाई का, जो हमने 14 माह की हमारी मरकज़ी हुकूमत थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पब्लिक बहुत ज़्यादा तंग है, महंगाई की बहुत सूरत हाल ख़राब है। बिजली के बिलों ने ख़ास तौर पे आम आवाम को बहुत ज़्यादा, आम पब्लिक को इफ़ेक्ट की है। लेकिन ये वो नागुज़ीर सूरत हाल थी जो 2018 से 22 तक पीटीआई गवर्नमेंट ने हालात पैदा किए। हमें अनफॉर्चुनेटली वो सख्त फैसले लेने पड़े, और इस मुल्क को बचाने के लिए, डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आपकी बेहतरीन लम्हे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राव हसन सिकंदर साहब बहुत बड़ा नाम है। राव सिकंदर इकबाल मरहूम का अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके फर्जंद हैं। पिछला इलेक्शन में उनसे जीता हूँ कोई 64,000 की लीड से। उम्मीद करता हूँ कि मैं उनके कैंडिडेचर पे मैं कोई ऐसी बात नहीं करता,
वो अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वाज़ेह अक्सरियत से ये इलेक्शन जीतूँगा इंशाल्लाह। रियाजुल हक जज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, NA 136 ओकाड़ा के इंतखाबी मैदान से ताज़ा तरीन सूरत हाल बड़ी तफसील से हमारे सामने आ गई है। इंतखाबी नतीजा क्या होगा, वही बात कि ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। कल तक के लिए हमें इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।